नहीं, ये मैंने आपको शायद पहले भी बोला और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हम चुनाव आयोग को मजबूत करने के लिए, जैसे हमने जुडिशरी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है, हम चुनाव आयोग को भी, कि चुनाव आयोग को सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से डरना नहीं चाहिए। अब उसके भी मजबूत करने के लिए हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन क्या लगता है, अगर कांग्रेस कहीं कोई बयान देती है तो इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव हो जाता है, लेकिन भाजपा पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ उसके ऊपर भी दबाव है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा दबाव इलेक्शन कमीशन पे है। उस दबाव को दूर करने के लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संगठन है वो जल्दी ही आप लोग देखेंगे बड़ा आंदोलन करने वाला है, ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर से ये प्रेशर हटे। उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कम्युनिटी के वोट जो हैं इन पन्ना प्रमुखों ने बहुत सारे कटवा दिए हैं, और वहाँ पर भी बहुत बड़े लेवल भाजपा इस रीज़न से हार गई कि ईवीएम में जो जितनी सेटिंग की थी ना उन्होंने मेरे ख्याल से 15-20% वोटों की सेटिंग की थी। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल पड़ता होगा 15-20% से ज़्यादा वोट सेट करना। तो मैंने पहले भी ये बात कहा था कि अगर 10 से ज़्यादा सीटें कर्नाटक में बीजेपी की आती हैं तो वो ईवीएम के माध्यम से आई हैं, ईवीएम की धोखाधड़ी से हुई हैं। उससे कम से कम 53 सीटें ज़्यादा आई हैं। तो ये 53 सीटें जो हैं ये ईवीएम की घपलेबाजी से आई हैं। दूसरी बात यह है कि SC ST माइनॉरिटीज़ ने और लिंगायत कम्युनिटी ने मेजॉरिटी, मतलब बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिए। तीसरी बात यह है कि JDS जो है वहाँ पे उसने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली चुनाव लड़ा है, उसने कोई नेगेटिविटी कांग्रेस के लिए नहीं फैलाई। ये सब कंबाइंड वजह हैं। और बीजेपी से लोग, मतलब RSS और बीजेपी से लोग, देश की जनता SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है ना, नफरत करती है। जब तक वो नफरत आपको नजर नहीं आएगी, इसका मतलब खेल जो है ईवीएम का है। आप कह रहे हैं नफरत करती है, लेकिन कर्नाटक में मोदी जी ने चुनाव वोटिंग से पहले ये भी तो कहा था कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो बजरंगबली को याद कर लें। क्या लग रहा है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे पवित्र नाम लेके भी, और ईवीएम के जरिए भी, ईवीएम की पूरी ताकत लगाने के बाद भी रिजल्ट ये आया है। अगर ये बात, मतलब ये तो एक तरीके से धोखाधड़ी है ना, कि यहाँ कोई मंदिर में पूजा करने थोड़ी जा रहा था, वोट देने जा रहा था, जो ये देखता कि ये 40% जो रिश्वत लेने वाली सरकार है, इसको वोट देने या नहीं देने, उनके साथ धोखाधड़ी करके उनको एक भावनाओं में बहाने के लिए इतना बड़ा मोदी जी ने झूठ बोला, तो थोड़े बहुत वोट उससे भी आए होंगे। लेकिन लोग कितने ज़्यादा नाराज़ हैं कि बजरंगबली की कसम देने के बाद भी लोगों ने वोट नहीं दिया, बल्कि वो अब ये देख रहे हैं कि ये इस तरीके के घटिया लोग हैं कि इतनी बड़ी बड़ी रिस्पेक्टेड फिगर्स का नाम ये सिर्फ अपनी चोरी छुपाने में, 40% की रिश्वत छुपाने में और अपनी बेईमानी छुपाने के लिए इतने बड़े बड़े नाम इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों के सामने ये एक्सपोज हुए हैं। कहीं चुनाव में धार्मिक लेना तो मना है ना, तो चुनाव आयोग चुप बैठा है। नहीं, ये मैंने आपको शायद पहले भी बोला और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हम चुनाव आयोग को मजबूत करने के लिए, जैसे हमने जुडिशरी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है, हम चुनाव आयोग को भी, कि चुनाव आयोग को सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से डरना नहीं चाहिए। अब उसके भी मजबूत करने के लिए हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन क्या लगता है, अगर कांग्रेस कहीं कोई बयान देती है तो इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव हो जाता है, लेकिन भाजपा पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ उसके ऊपर भी दबाव है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा दबाव इलेक्शन कमीशन पे है। उस दबाव को दूर करने के लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संगठन है वो जल्दी ही आप लोग देखेंगे बड़ा आंदोलन करने वाला है, ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर से ये प्रेशर हटे। उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कम्युनिटी के वोट जो हैं इन पन्ना प्रमुखों ने बहुत सारे कटवा दिए हैं, और वहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पे जहाँ जहाँ ईवीएम से वोटिंग नहीं हुई है, आपने देखा होगा लड़ाई हुई है, लेकिन वहाँ भी प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर और RSS और बीजेपी के जो गुंडे हैं और जो माफिया योगी जी अपना तैयार कर रहे हैं, उनके माध्यम से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम प्लान बना रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में हम बहुत जल्दी आप लोगों को नजर आएंगे। चलिए, आपने यूपी की बात कही, तो यूपी में भी निकाय चुनाव थे, लेकिन निकाय चुनाव में भी कई जगह देखे थे कि वोट केवल 3 लाख पड़े हैं, और जब रिजल्ट आ रहा है तो उसके बाद बताया जा रहा है 5 लाख वोट। यही काजल निषाद का नाम भी सुना होगा। यही तो हिंदू राष्ट्र है। यही हिंदू राष्ट्र है। हाँ। धोखाधड़ी, बेईमानी, भारत का संविधान ईमानदारी, हिंदू राष्ट्र बेईमानी। भारत का संविधान जो है सच बोलना, हिंदू राष्ट्र के लोग झूठ बोलते हैं। भारत के संविधान में सबको बराबर मानते हैं और हिंदू राष्ट्र में सबको ऊंचा नीचा अछूत मानते हैं। भारत के संविधान के हिसाब से सबको न्याय मिलना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र में किसी को भी न्याय नहीं मिलना चाहिए। वोट एक पड़े, वोट उसके 2 दिखा दो, ये सब बेईमानी धोखाधड़ी तो हिंदू राष्ट्र है। जिसकी बात ये बागेश्वर धाम घटना जहाँ की मैं आपको बता रही हूँ, काजल निषाद जो गोरखपुर से चुनाव लड़ रही थी योगी जी के गढ़ से, वहाँ पे हुई है कि 3 लाख वोट पड़े हैं और रिजल्ट आने के बाद 5 लाख की बात की जा रही है। वो तो कम हुए, 3 लाख की जगह 30 लाख होने चाहिए थे। मतलब जो RSS वाले कुछ अभी हल्का हाथ रख रहे हैं, 3 लाख के 30 लाख भी कर सकते थे वो। तो ये काम तो ये करने के लिए बेईमान तो चीटर तो हैं सब।
राम जेठमलानी जी ने तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को चीटर बता रखा है, उसकी तो आज तक खंडन किया नहीं, ना नरेंद्र मोदी जी ने ना अमित शाह जी ने। तो ये तो डिक्लेयर्ड चीटर लोग हैं, इन्होंने यही चीटिंग क्या करनी लग है। रहा है निकाय चुनाव में ऐसी घटनाएं सामने आना? पहली चीज़ तो देखें आपके जहाँ जहाँ ईवीएम से चुनाव हुए वहाँ वहाँ बीजेपी ने एकदम 100% स्वीप किया है। हाँ। जहाँ जहाँ पोस्टल बैलेट मतलब जो कागज़ के बैलेट से इलेक्शन हुए वहाँ कंटेस्ट हुआ है, वहाँ इन लोगों ने वोट कटवाए और हम इनके खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने वाले हैं। हाँ। जिन लोगों ने वोट कटवाए हैं ना बेईमानी करके पन्ना प्रमुखों के साथ मिलके, वो सब भी आपको जल्दी मुकदमे दर्ज कराएंगे इन उनके खिलाफ। केसों में क्या होता है सर, जहाँ पे वोट अगर काउंटिंग कम, वोट जहाँ कम पड़े और काउंटिंग ज्यादा है, इन केस में क्या होता है? आप खुद एक एडवोकेट है। मैं बता तो रहा हूँ, ये जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, हाँ। अगर वो खुद एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे हाँ। तो वो खुद इसमें अपराधी हैं और वो इसमें शामिल हैं, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हाँ। चुनाव आयोग को अगर ये बात लिख के दी गई है तो चुनाव आयोग के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इसमें मुलजिम बनेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है लोकतंत्र में कि वोटों के साथ छेड़छाड़ की जाए। लेकिन क्या कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई सीएम पद का कैंडिडेट? मीडिया में दिखा रहा है निकाय चुनाव। हाँ। कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, लेकिन मीडिया में लगातार निकाय चुनाव दिखाया जा रहा है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, निकाय चुनाव कर्नाटक नहीं दिखाया जा रहा। वो तो ये भी दिखा सकते हैं, आप लोग उनको फिर वही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो ये भी दिखा सकते हैं, अभी भी ये क्रिमिनल मीडिया दिखा सकती है कि बीजेपी की बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है कर्नाटक में। ये तो आप उनका बहुत एहसान करना चाहिए कि कांग्रेस की हार हुई है, जेडीएस की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे तीन चौथाई बहुमत मिल गया है। वो ये भी दिखा सकते हैं, ऐसे एक बात तो करते ही हो। तो इन जो लोग हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्रिमिनल्स हैं। इनकी किसी भी बात को सीरियसली लेना, अपना टाइम वेस्ट करना है। बात इनकी सिर्फ एक चीज़ की होनी चाहिए कि हर एक नागरिक का आज ये फर्ज है कि अपने चारों तरफ अड़ोस पड़ोस में देखे आरएसएस और बीजेपी के कितने क्रिमिनल्स, कितने लोग ऐसे जो कि कल एक टूटे हुए लंबरेटा पे चलते थे, आज BMW में चल रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और उनके खिलाफ मुकदमे एफआईआर दर्ज कराएं। जो उन्होंने देश के साथ लूट खसोट की है उसको पकड़वाएं, उनको जेल भिजवाएं। ये एक हर एक ईमानदार नागरिक की ड्यूटी है आज। सर, किसी ने अगर तरक्की कर ली तो क्या प्रॉब्लम? अगर कोई अभी गरीब है 2 दिन बाद तरक्की कर ले तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपकी जेब में और आपके जो कैमरामैन है उनकी जेब में कितने पैसे होंगे? अभी कई हज़ार होंगे ना। मैं अगर आपसे वो छीन लूँ, आपने जो ये ज्वेलरी पहन रखी है ये छीन लूँ, तो मैं भी तरक्की कर लूँगा। तो ऐसी तरक्की जो होती है ना, वो लूट मानी जाती है, ये डकैती मानी जाती है। बाबा रामदेव ने जो तरक्की की है वो कौन सी तरक्की? लूट, चोरी, डकैती, लोगों को धोखा देके, अपने प्रोडक्ट्स, झूठे प्रोडक्ट्स बेच के, अपने मोदी जी का जो सानिध्य इस्तेमाल करके और आरएसएस का जो उनका पेरेंट संगठन है उसकी ताकत का इस्तेमाल करके लैंड अलॉट कराई हैं बड़े सस्ते दामों पे बहुत सारे प्रदेशों में, और धोखाधड़ी करके प्रोडक्ट कुछ होता है बेचते किसी और नाम से। आज तो मैं एक न्यूज़ पढ़ी रहा था, उनकी जो एक कोई प्रोडक्ट है जिसमें उन्होंने उसको वेजिटेरियन बता रखा है, लेकिन उसमें मछली का प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो नॉन वेज को वेज करके बेचने वाले ये चीटर तो हैं, और कौन है? चीटिंग कहाँ करते हैं? पहाड़ों से नमक लाते हैं, लाखों साल पुराना नमक खोज के ला रहे हैं। कोई 10-20 साल पुराना नमक भी होता है कभी? क्या इतने बड़े चीटर हैं ये? नमक तो हमेशा ही लाखों साल पुराना होता है, कहीं से भी नमक आएगा। पहाड़ों से ला रहे हैं ना। अब पहाड़ों को भी बता रहे होंगे कि लाखों साल पुराने पहाड़ों से ला रहे होंगे, ये 2-3 साल पुराने पहाड़ से नहीं लाए होंगे। ये तो चीटर लोगों की बातें, आप क्या करते हो? चीटर है। स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं। स्वदेशी इनका ज़्यादातर माल इम्पोर्ट होता है। ये भी बात मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये चीटर हैं। अब मुझे दुख इस बात का है, ये तो सर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी मोदी जी को जेल जाना है, मैंने अभी बताया ना, बागेश्वर धाम को जेल जाना है। मोदी जी को, अमित शाह जी को, जो अडानी जी के साथ मिलकर इन्होंने घपले किए हैं, ये सबको जेल नहीं जाना। अब आप पूछोगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ईडी कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी, क्या कोई और एजेंसी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी ना। तो जब समय आएगा आप देखोगे जेलों में जाएंगे। और अब अहमद पटेल साहब नहीं है जो मोदी जी को और अमित शाह जी को बचा लेंगे, ये भी बात ध्यान रखें। उनके दूसरे जो आरएसएस के और इनके प्यादे हैं वो राहुल जी के चारों तरफ ज़रूर हैं, लेकिन अब कोई अहमद पटेल बाकी नहीं है इनको बचाने वाला, ये भी ध्यान रखें। गांधी को भी क्या गुमराह कर रहे हैं क्या? 100% गुमराह किया जा रहा है राहुल गांधी जी के चारों तरफ। अमित शाह जी ने अपने प्यादे छोड़ रखे हैं। अगर उनकी सीडीआर निकाल के देखी जाएगी ना, तो एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के थ्रू भी और आईबी के कुछ रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, जो राहुल जी को जाके ऐसी ऐसी बातें बताता है कि मैं ये जर्नलिस्ट से ये अच्छा काम मैं करवा दूंगा, मेरे आईबी में इतने सारे जानने वाले लोग हैं, वो सब आरएसएस के एजेंट हैं। कुछ चमत्कार वो करके दिखाते भी हैं, जैसे बागेश्वर धाम चमत्कार करके दिखा रहे हैं ना, थोड़े छोटे मोटे, ये लोगों को धोखा देने के लिए। तो उसी प्रकार के चमत्कार जो राहुल जी के चारों तरफ लोग जो ऐसी चीज़ें दिखाते हैं ना, जो ज़मीन पे उतर के लड़ नहीं सकते आज की तारीख में, जो बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ के लोगों को, कार्यकर्ताओं को मिसयूज़ कर रहे हैं ना आज,
वो सब आरएसएस के एजेंट राहुल गांधी जी के चारों तरफ हैं। इशारा किसकी तरफ है आपका? चारों तरफ तो बहुत लोग रहते हैं राहुल गांधी। नहीं, बहुत लोग नहीं रहते, मुट्ठी भर लोग हैं, जयराम मुट्ठी भर लोग, रमेश हैं या फिर और भी मुट्ठी कई भर छोटे मुट्ठी भर नेता। लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ मैं खुद कांग्रेस में बहुत हाँ, टाइम तक रहा हूँ और मुझे इन सब की असलियत पता है, और मैं इसीलिए इशारों में बता रहा हूँ। क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि गांधी परिवार को एक तो सीडीआर चेक करने चाहिए, जो इनके चारों तरफ लोग हैं ना, उनके सीडीआर रेगुलर बेसिस पे, और उनके जो साथ रहने वाले एक दो प्यादे होते हैं उनके भी, क्योंकि आजकल नई टेक्निक्स आई हैं कि वो अपने साथ वालों के फ़ोन से फेस टाइम से बात करते हैं। ये सब चीटर हैं, तो इनके सीडीआर निकाल के देख लें, इनके खुद के सीडीआर निकाल के देख लें कि कौन कौन ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कौन कौन ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, अंबानी के जो सलाहकार रहे हैं, छोटे और बड़े अंबानी के, कौन कौन लोग उनके टच में हैं, ये तो निकाल के देख लें। कौन कौन लोग उनके पहले टच में रहे हैं जब वो सरकारों में रहे, कौन कौन लोग उनके साथ गुप्त मीटिंगें करके रहे हैं, कौन कौन लोग इजराइल ट्रैवल करके आए। ये मैं बहुत सारे हिंट दे रहा हूँ। ये सभी लोग आरएसएस के एजेंट हैं। ये सब गांधी परिवार का नुकसान करने के लिए उनके चारों तरफ हैं। कुछ कुछ चमत्कार वो वक्त पे दिखाते रहते हैं, जो कि मीडिया के माध्यम से होता है या कोई मैनेजमेंट के माध्यम से होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि मैं ये जज सेट करा दूंगा, मेरा वो जज रिश्तेदार है, मैं वहाँ से ये करा दूंगा। अब राहुल गांधी जी के केसेस में तो आप देख ही रहे हैं ना, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन कितनी सख्त प्रक्रिया उनको झेलनी पड़ रही है। ये क्या कम सबूत हैं? तो गांधी फैमिली को अपने जो चारों तरफ लोग हैं ना, उनकी सीडीआर रेगुलर बेस पे सिर्फ वो देख लें, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट के जो मित्र हैं ना, उनको तो सबको अभी कान पकड़ के निकाल देना चाहिए, जो भी किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के कभी भी टच में रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट की, हर बिजनेस हाउस की मजबूरी है कि वो कांग्रेस पार्टी को एडजस्ट करके चले। कांग्रेस पार्टी को उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग करनी ही पड़ेगी, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये लोग भी तो ये जानते हैं ना। तो ये जो उनके चारों तरफ लोग हैं, वो सिर्फ उन इंडस्ट्रियलिस्ट को ये वादा करके कि तुम अभी कांग्रेस का कितना भी नुकसान कर दो, देश का कितना भी नुकसान कर दो, जब हम लोग भी पावर में आएंगे कल को तो हम तुम्हें बचाएंगे। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, अब भी वही हो रहा है। तो ये अडानी जी जो आज मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहे ना, अमित शाह जी के खिलाफ सबूत नहीं दे रहे, उसकी वजह यही है कि अडानी के और अंबानी के सपोर्टर्स बहुत सारे राहुल गांधी जी के एकदम क्लोजेस्ट हैं, जिन्हें दुनिया टीवी पे और कैमराज में देखती है उनके साथ खड़े हुए, वो सब लोग अंबानी के अडानी के टच में हैं। ये एक सिर्फ फार्मूला अपना के देख ले राहुल जी, कांग्रेस पार्टी में एकदम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो